नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर पर, जिसमें उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग के नियमों के बारे में बताया गया है। किस तरीके से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होंगे, अलॉटमेंट किस प्रकार होगी, एडमिशन किस प्रकार होगा और आप अपने सीट को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं या फिर रिजाइन कैसे कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक ध्यान से एक बार देख लेंगे तो सभी तरीके की जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगी। चलिए सबसे पहले डेट देख लीजिए। 18 जून की ये डेट है, उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट ऑर्डर है ये। और 25-26 में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरीके के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, एमबीबीएस और बीडीएस के, इसमें जो प्रवेश के नियम हैं इसके बारे में यहाँ पे बातें की गई हैं। तो मुख्य रूप से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं और उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो डेटा मैनेजमेंट है उसके बारे में ये बातें लिखी गई हैं। तो हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 25-26 में यूपी नीट यूजी की काउंसलिंग हेतु ये जो नियम है ये तैयार किए गए हैं। हिंदी में नोटिस है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने यूजी 2025 में पार्टिसिपेट किया और जो क्वालिफाइड डिक्लेयर हुए हैं वही इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। जो ऐसे कैंडिडेट रिजर्वेशन कैटेगरी से क्वालिफाई हुए हैं लेकिन वो उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल्ड कैंडिडेट हैं, वो भी यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो दूसरे राज्यों से आते हैं और वहाँ पे अगर वो क्वालिफाइड हैं लेकिन उनको उत्तर प्रदेश में जो जनरल कैटेगरी के क्वालिफाइंग स्कोर है उसके हिसाब से क्वालिफाइड माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिहार से हैं और एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी में 144 के नीचे के स्कोर पे आप क्वालिफाई हुए हैं तो आप उत्तर प्रदेश में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए आपको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं वो क्या कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के एमबीबीएस और डेंटल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो उनके लिए यूपी से 12 करना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। एक और बात यहाँ पे लिखी गई है, आप ध्यान देंगे कि जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं अगर उन्होंने अपना 10th और 12th दोनों उत्तर प्रदेश से किया है तो उनको निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अगर वो दूसरे राज्य से पढ़ाई करके आए हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो उस कंडीशन में उनको जो निवास प्रमाण पत्र है वो बनाना जरूरी होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे एक इन्होंने और आपको नियम बताया है कि 2024 में ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने स्टे वैकेंसी और स्पेशल स्टे वैकेंसी में सीट जो मिली थी उस पर एडमिशन नहीं लिया था, वो 2025 की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये नियम शायद आप लोगों को पता होगा, किसी भी काउंसलिंग के बाद के राउंड में, लास्ट राउंड में अगर हम सीट छोड़ देते हैं तो वहाँ की अगली साल की काउंसलिंग के लिए हम एलिजिबल नहीं होते। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होंगे, तो फिलहाल काउंसलिंग के नियमों में बदलाव नहीं हुए हैं। जो 2024 में नियम था वही नियम यहाँ में देखने को मिल रहा है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको आपको रेगुलर फॉलो करना है वो ध्यान में रखेंगे, upneet.gov.in। यहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपीज आपको एक बार देने होते हैं, चाहे आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराएं, सेकंड में कराएं या थर्ड में कराएं या फिर स्टे में। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये 3 राउंड में तो आप एक बार रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं लेकिन स्टे राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो 4th राउंड होता है, जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है, यहाँ पे सभी कैंडिडेट को अनिवार्य रूप से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना होता है। पहले आपने जो भी रजिस्ट्रेशन कराया था या फिर नहीं कराया था, 4th राउंड में आपके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, तभी आप एलिजिबल होंगे। जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं 2000 रुपीज के, ये रिफंडेबल नहीं होते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट लगती है उत्तर प्रदेश में, इसकी जानकारी भी देख लीजिए। ऐसे कैंडिडेट जिनको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एमबीबीएस या डेंटल करना हो वो 30,000 रुपए जमा करेंगे। जिनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना हो वो 2 लाख रुपीस जमा करेंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनको प्राइवेट कॉलेज से बीडीएस करना है इनको 1 लाख रुपए जमा करने की जरूरत है। और ऐसे कैंडिडेट जो एमबीबीएस डेंटल दोनों करना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज से, ये 2 लाख रुपए जमा करेंगे। और ऐसे कैंडिडेट जिनको सिर्फ डेंटल करना है वो 1 लाख रुपए यहाँ जमा करेंगे। और इसके साथ साथ वो गवर्नमेंट की जो काउंसलिंग है ये भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हायर अमाउंट होता है, जैसे गवर्नमेंट के लिए 30,000 है और प्राइवेट डेंटल के लिए 1 लाख है, तो इसका हायर अमाउंट ये हुआ। इतने की राशि जमा करके जो उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं वो गवर्नमेंट एमबीबीएस, गवर्नमेंट बीडीएस और प्राइवेट बीडीएस की काउंसलिंग कर सकते हैं।
जो भी ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये ऑनलाइन जमा होती है। आप जिस खाते से जमा करते हैं, बाद में जब आप एलिजिबल होते हैं रिफंड के लिए, तो ये उसी खाते में वापस कर दी जाती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप जब भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करेंगे, कोशिश करिएगा आप अपने क्रेडिट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड या फिर अपने अकाउंट से ही करें, ताकि उसी खाते में वापस आए और आपको मिल सके। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है उत्तर प्रदेश में। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपलोड करने होते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट हैं? हाई स्कूल की मार्कशीट होती है, इंटरमीडिएट की मार्कशीट होती है, और जो डोमिसाइल कैंडिडेट हैं जिनको रिजर्वेशन का लाभ लेना है, उनको अपने रिजर्वेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं वो जमा करने होते हैं। और अगर डोमिसाइल की जरूरत है तो वो भी जमा करना होता है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये ऑनलाइन होता है। आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे और अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो सही है, अगर वो रिजेक्ट होता है तो इससे रिलेटेड आपको मैसेज या ईमेल भी जाता है। तो इसका ध्यान रखना है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाती है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पे कुछ नोडल सेंटर्स हैं। इन नोडल सेंटर्स पे जाके आपको अपनी प्रॉब्लम को ऑफलाइन सॉल्व करवाना होता है। अगर दिक्कत हुई तब, तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसमें से जो भी नोडल सेंटर आपके करीब का हो आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी एज पर नॉर्म्स आपको ये सिलेक्ट करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट सीट्स की बात हो रही है। यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए 21% सीट्स हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 2% सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 27% हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिजर्वेशन है। तो ये सारे वर्टिकल रिजर्वेशंस हैं। कुछ यहाँ पे सब कैटेगरीज हैं जिनको हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं। पहले तो ये 4 कॉलेजेस हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनमें एससी एसटी के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इनमें अधिकतर सीटें आरक्षित हैं, इनकी डिटेल्स यहाँ पे है। और अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आप देख सकते हैं। सब कैटेगरीज फ्रीडम फाइटर के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए है, दिव्यांग के लिए है, एनसीसी कैडेट्स के लिए, कम से कम बी ग्रेडिंग सहित सी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट को यहाँ पे एलिजिबल माना गया है। और 20% सीट्स जो है वो महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षित होती हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज करिए ये वर्टिकल रिजर्वेशन है ओबीसी का, ओके, ये मान लेते हैं एससी कैटेगरी का है। अलग अलग रिजर्वेशंस हैं, ये मान लेते हैं ईडब्ल्यूएस का है। तो यहाँ पे आप जो परसेंटेज देख पा रहे हैं 2%, 2%, 2%, ये सब हॉरिजॉन्टल है। इन सभी कैटेगरीज में से इस तरीके से 2%, इस तरीके से 5% जो सीटें होती हैं उस कैटेगरी के अंतर्गत सब कैटेगरीज को अलॉट की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पीडब्ल्यूडी के लिए अगर 5% सीटें यहाँ पे आरक्षित हैं, तो यहाँ पे अगर वो ओबीसी से हो, एससी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो या फिर वो अनरिजर्व कैटेगरी से हो, कुल सीट्स की 5% सीट्स जो होंगी वो उनके लिए आरक्षित होंगी। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि उनका स्कोर कम है, पीडब्ल्यूडी में सीट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश में, तो 5% सीट्स जो हैं वो सफिशियंट होती हैं। आप जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलने की पूरी संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रिजर्वेशन से लेके कुछ और बातें हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में बात लिखी गई है कि जो लोग भी गवर्नमेंट सीट क्लेम करेंगे उनको ये ध्यान देना है कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट और एनसीसी के सर्टिफिकेट को छोड़कर बाकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ से बने हुए होने चाहिए, वो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पे सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होने चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट हो, जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र हो, ये सब आप टाइमली बना लेंगे। अब यहाँ देखिए जो पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट्स हैं वो कहाँ बनते हैं, डीजीएमई पे, जो एमसीसी की वेबसाइट पे डीजीएमई एक नोटिस जारी करती है, वहाँ पे कुछ निर्धारित केंद्र होते हैं, सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे जाके आपको मेडिकल वेरिफिकेशन कराना होगा और वहाँ पे जो सर्टिफिकेट बनेगा वही आपकी स्टेट काउंसिलिंग में भी मान्य होगा। ऐसे कैंडिडेट जिनको एनसीसी का सर्टिफिकेट चाहिए उनके लिए उनके जो सक्षम पदाधिकारी होते हैं उनसे ही उनको वो सर्टिफिकेट लेकर आना होगा। नेक्स्ट, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे ध्यान देंगे कि उनका जो नया सर्टिफिकेट है वो अनिवार्य रूप से 1 अप्रैल 2025 के बाद का निर्गत किया जाना जरूरी है। हर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको ये बनाना पड़ता है। तो अगर पुराना है तो वो नहीं चलेगा, नहीं बनवाया है तो जल्दी से जल्दी बनवा लेंगे। अगला पॉइंट माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए कि जो भी माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश में वहाँ पे 50% सीटें उनकी माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए रिजर्व होंगी, बाकी 50% सीट्स ओपन होंगी। तो आप सबको जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी के
जैन माइनॉरिटी के और एक बुद्ध माइनॉरिटी का भी कॉलेज है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है आप पढ़ सकते हैं। ये ब्रोशर जो है ये उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट, दो वेबसाइट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। एक मैंने शुरुआत में बताया, वो वेबसाइट है यूपी नीट, upneet.gov.in। इस वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग की सारी प्रक्रिया आपको पूरी होगी। और दूसरी एक और वेबसाइट है, उसका नाम है dgme.gov.in। यहाँ पे भी बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो इसी वेबसाइट पे ये जो नोटिस है ये उपलब्ध है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है वो ये कि जो शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा बाद में। पहले एमसीसी की तरफ से जब शेड्यूल आ जाएगा उसके बाद ही ये जारी होगा। काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होगा? काउंसलिंग प्रोसीजर यही है कि ये ऑनलाइन होने वाला है और कम से कम 4 राउंड की काउंसलिंग होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टे वैकेंसी, अगर फिर भी सीट खाली होती है तो स्पेशल स्टे वैकेंसी भी हो जाती है। यहाँ पे लिखा गया है कि कैंडिडेट फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद सीट को राउंड 3 तक अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड का मतलब क्या होता है? राउंड 1 में आपको एक सीट मिली, आपने वहां पे एडमिशन ले लिया, आप और बेहतर सीट के लिए जाना चाहते हैं तो राउंड 2 में आप फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे। अगर कोई दूसरा कॉलेज मिलता है तब आपकी ये वाली सीट चली जाएगी, आपको उस नए कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। ऐसा आप कब तक कर सकते हैं? राउंड 1 से राउंड 2 में कर सकते हैं और राउंड 2 से राउंड 3 में कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपग्रेड नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ तो क्या होगा? आपकी जो पहले से सीट है वो एज इट इज रहेगी, वो सेफ रहेगी। अब एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि राउंड 1 में आपको एक कॉलेज मिल चुका है, एक्स कॉलेज है वो। राउंड 2 में जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो उससे बेटर जो भी चॉइसेस डालेंगे उसमें आपको अपने उस एक्स कॉलेज को डालने की जरूरत नहीं है। मत करिएगा ऐसा। अगर आप उस एक्स कॉलेज को डाल देते हैं तो चूंकि वो ऑलरेडी आपका सिक्योर्ड कॉलेज है, तो अलॉटमेंट में अगर आपको अपग्रेड नहीं मिली तो भी वहां पे एक्स कॉलेज दिखाई देगा। और दोबारा से अगर आपको एक्स कॉलेज में अलॉटमेंट आती है तो आपको फिर से नोडल सेंटर जाना होगा और वहां पे जाके अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, अपना जो एडमिशन प्रोसेस है उसे रिपीट करना होगा। ऐसे में आपको ये सलाह दी जाती है कि जो कॉलेज मिल चुका है उसको राउंड 2 में नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर राउंड 2 में कोई सीट मिली तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो वो सीट आपकी ऑलरेडी सेफ है। अपग्रेड का मतलब भी यही होता है कि अपनी वर्तमान सीट को सुरक्षित रखते हुए बेहतर कॉलेज के लिए आगे के राउंड में जाना। तो उस बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। अब राउंड वाइज थोड़ा डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बारे में 2024 में एक नया नियम आया था, इससे पहले ये नहीं था। फ्री एग्जिट कर दिया गया था राउंड 1 को। कहने का मतलब ये है कि राउंड 1 में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ, आप उस पर एडमिशन नहीं लेते हैं तो जो भी आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, गवर्नमेंट के लिए 30,000 और प्राइवेट के लिए 2 लाख रुपए की, वो सुरक्षित रहेगी, उस पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। देखिए, ऐसे कैंडिडेट जो राउंड 1 में फ्री एग्जिट ले लेते हैं वो राउंड 2 और राउंड 3 की काउंसलिंग में आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए अब राउंड 2 के नियम देख लेते हैं। राउंड 1 के काउंसलिंग से ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट नहीं मिली थी, जो एडमिशन ले चुके हैं या जो फ्री एग्जिट ले चुके हैं, ऐसे सभी लोग राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए राउंड 2 की काउंसलिंग द्वारा अलॉटेड सीट पर एडमिशन लेना अनिवार्य होगा। इसका मतलब यह है कि आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त कर ली जाएगी। इसके बाद राउंड 3 में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को आपको फिर से जमा करना होगा। अगला पॉइंट यह है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज के लिए राउंड 1 से एडमिटेड कैंडिडेट अगर राउंड 2 की काउंसलिंग में दोबारा उनको अलॉटमेंट होता है और उस पर अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तब क्या होगा? उनके द्वारा जमा की गई संपूर्ण राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके साथ ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हेतु, डेंटल कॉलेजेस हेतु जो भी आपका एडमिशन फी है उसको छोड़ के जो कंप्लीट फीस है उसको वापस कर दिया जाएगा। और प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होगा? जो भी आपका शुल्क है टोटल, यानी कि जो भी आपकी फीस है उसको भी वापस कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसका नुकसान यहाँ पे होता है। किन कैंडिडेट्स की बात हो रही है? ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट मिल गई थी, वो एडमिशन ले चुके थे, फिर राउंड 2 में उनको अपग्रेड मिला और अब वो एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। क्या नुकसान होगा? सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट का। आगे बढ़ते हैं, राउंड 3 के बारे में देख लेते हैं। राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग के द्वारा ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट नहीं मिली थी या ऐसे कैंडिडेट जो एडमिशन ले चुके थे, उनको फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना है।
नेक्स्ट, गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज के लिए राउंड 3 की काउंसलिंग में जो सीट मिली है उस पे आपको एडमिशन लेना अनिवार्य होगा, मैंडेटरी होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी। राउंड 2 में भी यही नियम है, राउंड 3 में भी यही है, लेकिन इसमें और कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज में राउंड 1, राउंड 2 की काउंसलिंग से अगर आपने एडमिशन लिया है और राउंड 3 की काउंसलिंग में आपको फिर से नई अलॉटमेंट मिलती है और अब आप उस पर एडमिशन नहीं लेते हैं, तब आपकी कंप्लीट सिक्योरिटी डिपॉजिट और कंप्लीट जो फीस है वो जब्त कर ली जाएगी। किनकी बात हो रही है? गवर्नमेंट कॉलेजेस की। प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होगा? प्राइवेट कॉलेज में अगर आप पहले से एडमिशन ले चुके हैं, राउंड 3 में आपको फ्रेश अलॉटमेंट मिलता है और उस पर एडमिशन नहीं लेते हैं, तब क्या होगा? आपकी कंप्लीट सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जब्त होगी, इसके अलावा आपने जो फीस जमा कर रखी थी, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, उस फीस का जो 50% अमाउंट है वो यूपीडीजीएमई रख लेगा, बाकी 50% फीस आपको मिल जाएगी। तो 2 लाख रुपए उधर और आपकी आधी फीस का नुकसान यहाँ पे आपको उठाना पड़ सकता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, राउंड 3 की काउंसलिंग में जो प्रोसेसिंग हो गई अगर आपके अलॉटमेंट की और इसके बाद कोई भी सीट रिक्त रह जाती है तो वो किस तरीके से कन्वर्ट होती है उसके बारे में ये फॉर्मूला है यहाँ पे। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट वाले बच्चों के लिए है। स्टे वैकेंसी राउंड का भी आप जो रूल है वो देख लीजिए। स्टे वैकेंसी के लिए वही लोग एलिजिबल होंगे जिनको 2025 यूपी नीट के किसी भी राउंड में कोई सीट आवंटित न हुई हो। आपको पहले कोई भी सीट नहीं मिली थी, तब आप स्टे वैकेंसी के लिए क्या करेंगे? फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे और चॉइस फिलिंग करेंगे। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग एवं अन्य स्टेट काउंसलिंग के किसी भी राउंड से एडमिटेड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। तो एक नियम यहाँ भी आपको बता देता हूँ, चाहे बात ऑल इंडिया कोटे की हो या किसी भी स्टेट काउंसलिंग के, राउंड 3 में अगर आपको कोई सीट मिली और आपने उस पर एडमिशन ले लिया तो आपकी काउंसलिंग उसी समय खत्म हो जाती है। उसके बाद आप किसी भी तरीके की किसी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो उसी नियम को यहाँ पे इन्होंने अपनी भाषा में एक्सप्लेन किया है। अगला पॉइंट है, यूपी नीट 2025 के फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड की काउंसलिंग से बीडीएस में अगर कोई एडमिशन ले चुका है तो वो स्टे राउंड में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए चॉइस फिलिंग कर सकता है। ये एक अच्छी बात है कि आपने सिक्योर करने के लिए अपने आप को पहले बीडीएस ले लिया, गवर्नमेंट में बीडीएस ले लिया और हो सकता है स्टे में जो कट ऑफ है वो लो चली जाए, तो आपके लिए ऑप्शन होगा अपनी सीट को सिक्योर रखते हुए बीडीएस की आप यहाँ पे एमबीबीएस के लिए ट्राई कर सकते हैं। और यही बात अगर कोई कैंडिडेट प्राइवेट में बीडीएस लेकर बैठा है और उसको प्राइवेट में एमबीबीएस चाहिए तो उनके लिए भी लागू होती है। बस उनको ये करना होगा कि जो एडिशनल, अगर उन्होंने 1 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले जमा की थी बीडीएस की सीट के लिए, तो इसमें 1 लाख रुपए और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट इस राउंड में जमा करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टे वैकेंसी का अगला नियम है कि अगर इसमें सभी कैंडिडेट जो पहले से राउंड 1, राउंड 2 या फिर राउंड 3 में रजिस्टर हुए थे उनमें से किसी को भी पार्टिसिपेट करना हो या किसी नए कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करना हो तो उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। 2,000 रुपए उनको फिर से जमा करने होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो पहले के राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, अगर वो सीधे फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टे में कराते हैं तो उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा कराना होगा। ऐसे लोग जिनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले से जमा थी उनको बस 2,000 रुपए के जो फॉर्म चार्जेस हैं, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, बस उसे ही देना है। स्टे वैकेंसी में अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो आपका जो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो नोडल सेंटर पे जाके आपको दिखाना होता है, वेरिफिकेशन होती है और उसके बाद वो वहाँ पे जमा हो जाता है। अगला पॉइंट है कि स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं तब क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको जब्त कर लिया जाएगा और अगले साल के लिए 26-27 के लिए यूपी की काउंसलिंग से आपको बैन कर दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस पर। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, चॉइस फिलिंग कर ली, सीट अलॉट हो गई। अब आपको क्या करना है? अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिली है तो आपको जिस कॉलेज में सीट मिली है उस कॉलेज में जाना होगा और वहाँ पे जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करके अपनी एडमिशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। ऐसे लोग जिनको प्राइवेट कॉलेज में अलॉटमेंट आई है, तो प्राइवेट कॉलेज में जब आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपके अलॉटमेंट लेटर पे एक प्राइवेट कॉलेज जो कि नोडल सेंटर बनाया जाता है, हर एक एरिया में उसका नाम लिखा होता है। आपको उस नोडल सेंटर पे जाना होगा और वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा।
डीडी जमा करनी होगी। डीडी कभी भी कॉलेज के नाम से नहीं बनती है, यूपी डीजीएमई के नाम से बनती है, ताकि आपको अपग्रेडेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आए। और ऐसे जो भी नोडल सेंटर होंगे, इसकी पूरी सूची आपको बाद में वेबसाइट पे मिल जाएगी, और जैसा मैंने बताया आपके अलॉटमेंट लेटर पे भी लिखी हुई होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डीजीएमई ये नाम आप देख सकते हैं, इसी नाम से आपको हिंदी या इंग्लिश में डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जाके नोडल सेंटर पे जमा कर देना होगा, तभी जाके आपके एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, जो भी आपका नोडल सेंटर होगा, या फिर अगर राजकीय कॉलेज में है तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गए हैं, वहाँ पे एक मेडिकल बोर्ड होता है, और वहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। एक छोटी सी फीस होती है जो उस समय आपको वहाँ जमा करानी होती है। उसके बाद वहाँ से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बना के वहीं जमा करा लिया जाता है, और उसके बाद ही आपकी जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। ऐसे कैंडिडेट जिनको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिला, उन्होंने फीस जमा कर दी, बाद में अपग्रेडेशन मिल गया, तो वहाँ पे उनका जो वन टाइम एडमिशन फीस होता है, इसको छोड़ के जो कंप्लीट ट्यूशन फीस है वो वापस कर दी जाती है। प्राइवेट के केस में ऐसा नहीं होता, वहाँ जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो सीधे डीजीएमई के नाम पे जमा होता है। तो डीजीएमई जब आपकी फाइनल हो जाएगी अलॉटमेंट, तो संबंधित कॉलेज को भेज देता है। अब बात हम करेंगे रेसिग्नेशन के बारे में। आपको सीट मिल चुकी है, आप एडमिशन ले चुके हैं, और अब आप किसी भी कारण से उस सीट को छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके लिए नियम क्या होंगे और आपको नुकसान क्या होगा, इस बात को समझ लीजिए। रेसिग्नेशन के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिनके द्वारा एडमिशन की प्रक्रिया को पूरी की गई है। जाहिर सी बात है कि राउंड 1 में अगर आपको फ्री एग्जिट मिली, आपने छोड़ दी, तो आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, ना किसी को सूचित करना है, ना आपको ऑनलाइन कहीं पे कोई एंट्री करनी है। आप सीधे राउंड 2 में जाएंगे, वहां पे चॉइस फिलिंग करेंगे, एंड सो ऑन, आप आगे बढ़ेंगे। राउंड 2 में अगर आपको अलॉटमेंट मिला, आपने छोड़ दिया, तभी भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त हो जाती है। तो रेसिग्नेशन उन बच्चों के लिए है जिनको अलॉटमेंट आई थी और उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, फीस जमा कर ली, अब वो कॉलेज में एडमिटेड हैं। तो उनको अगर सीट को रिजाइन करना है, तो जिस भी नोडल सेंटर पे, या अगर सरकारी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था, तो उस कॉलेज में जाके पर्सनली वहां पे प्रेजेंट होना होगा और अपना रेसिग्नेशन वहां पे देना होगा। आप इसको बाय पोस्ट सेंड नहीं कर सकते हैं, और वहां पे जो भी ऑफिसर्स होंगे, जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे, वो जैसे ही उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको फिर वो एनआईसी के पोर्टल पे अपडेट कर देंगे, ताकि सरकार के डेटाबेस में ये इंफॉर्मेशन चली जाए कि यहाँ से एक सीट खाली होकर आई है। चलिए अब रेसिग्नेशन के प्रोसीजर को राउंड वाइज अच्छे से समझ लेते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट मिली, उन्होंने उस पे जाके एडमिशन ले लिया, तो कब तक वो सीट आसानी से छोड़ सकते हैं? तो इसको लेके एक टाइमलाइन होती है, और वो टाइमलाइन ये है कि वो कैंडिडेट राउंड 2 की जो काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग होगी, उस चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले तक, एग्जाम्पल्स इन्होंने यहाँ पे समझाया हुआ है कि अगर राउंड 2 की जो चॉइस फिलिंग है वो 24 जुलाई को सुबह 11 बजे से शुरू हो रही है, तो कैंडिडेट 22 जुलाई को सुबह 11 बजे तक अपनी सीट से रेसिग्नेशन दे सकते हैं। इस कंडीशन में उसको फ्री एग्जिट ही कंसीडर किया जाएगा, उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी सेफ होगी, और उसने जो डीडी जमा की थी ट्यूशन फीस की, वो भी उसे वापस मिल जाएगी। अगर किसी कैंडिडेट ने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो वहां पे क्या होगा, उसका जो एडमिशन फीस था, जो एक छोटी सी वहां पे एडमिशन फीस होती है, उसको छोड़ के बाकी सब उसको वापस मिल जाता है, और उसकी भी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सेफ रहती है। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट मिली, उन्होंने एडमिशन ले लिया, और ये जो डेडलाइन है 2 दिन पहले तक की फ्री एग्जिट वाली, अगर उस समय तक वो रेसिग्नेशन नहीं देता है, उसको देर हो जाती है, तब क्या होगा, तब राउंड 2 का जो रेसिग्नेशन का रूल है वो उस पर लागू होगा। तो चलिए राउंड 2 के रेसिग्नेशन के रूल को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज के लिए राउंड 2 की काउंसलिंग खत्म होने के बाद और राउंड 3 की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पूर्व तक, फिर से यहाँ 2 दिन पहले तक आपको टाइम दिया जाएगा। एग्जैक्ट 48 आवर्स पहले तक का ये टाइम होता है। आप वहाँ पे जाके रेसिग्नेशन दे सकते हैं। कंडीशन क्या होगी कि आपने जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा की हुई थी वो जब्त कर ली जाएगी। ट्यूशन फीस में आपको, अगर गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, तो वहाँ पे प्रवेश शुल्क, जो भी एडमिशन फीस है, उसको छोड़ के बाकी सब वापस कर दिया जाएगा। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से हैं तो आपका जो भी डिमांड ड्राफ्ट है वो वापस कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, राउंड 1 राउंड 2 से एडमिटेड कोई भी कैंडिडेट
राउंड 2 के लिए जो निर्धारित ये जो टाइम दिया गया है 2 दिन पहले तक राउंड 3 की चॉइस फिलिंग से, इसके बाद अगर वो सीट छोड़ता है तो उस पे राउंड 3 के रेसिग्नेशन वाले नियम लागू होंगे। तो चलिए राउंड 3 के भी रेसिग्नेशन के नियम को समझ लेते हैं। राउंड 3 में सीट छोड़ना थोड़ा ज़्यादा नुकसानदायक होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो भी प्लानिंग करेंगे वो इस हिसाब से करेंगे। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अगर राउंड 3 की काउंसलिंग के बाद किसी कैंडिडेट को सीट छोड़नी हो तो उसको सीट छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। फिर भी अगर वो स्टे वैकेंसी राउंड के चॉइस फिलिंग के 2 दिन पूर्व तक अपनी सीट से रेसिग्नेशन देता है, तब क्या होगा, उसकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी डिपॉजिट और उसने जो फीस जमा की थी कंप्लीट अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। प्राइवेट के लिए क्या है नियम, फिर से राउंड 3 के काउंसलिंग खत्म होने के बाद अनुमति नहीं है कि आप सीट छोड़ें, फिर भी आपकी मजबूरी है और आप स्टे वैकेंसी राउंड के 2 दिन पहले तक यानी 48 घंटे पहले तक अपना रेसिग्नेशन ऑफलाइन प्रेजेंट होके देते हैं वहां पे, तो आपकी कंप्लीट सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी और आपने जो डीजीएमई के नाम पे अमाउंट दिया हुआ था, जो डिमांड ड्राफ्ट दिया हुआ था, उस अमाउंट का 50% सरकार काट लेगी, बाकी 50% आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, टाइमलाइन क्या है, स्टे की चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले तक। अगर लेट हो गए यहाँ पे तो फिर यहाँ पे स्टे वैकेंसी में जो रेसिग्नेशन का नियम है वो लागू हो जाएगा। क्या है नियम स्टे वैकेंसी का, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, स्टे वैकेंसी राउंड के बाद या पाठ्यक्रम शुरू होने के पूर्व यदि कोई अभ्यर्थी अपनी सीट से त्यागपत्र देता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई संपूर्ण धनराशि, टोटल ट्यूशन फीस और अगर अभ्यर्थी को सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस की जा चुकी है तो वो भी उसे लाके वापस जमा करनी होगी। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, टोटल सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी लॉस होगा, फीस का भी लॉस होगा। तो जो भी हमने नियम यहाँ पे पढ़ा है अभी, इसको एक बार आसानी से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश में आपको सीट को जब भी रिजाइन करना है तो उसके लिए एक टाइमलाइन होती है। नेक्स्ट राउंड की जब चॉइस फिलिंग शुरू होने वाली है उसके 48 घंटे पहले तक आप रेसिग्नेशन दे सकते हैं। राउंड 1 में आपने एडमिशन लिया और राउंड 2 की चॉइस फिलिंग के 48 घंटे पहले तक आपने अगर अपनी सीट छोड़ दी तो आपको वहां पे कोई लॉस नहीं होगा, आपको वहां पे फ्री एग्जिट माना जाएगा। ओके, राउंड 2 में आपने एडमिशन लिया, राउंड 3 की चॉइस फिलिंग से पहले अगर आप अपनी सीट छोड़ते हैं तब आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का लॉस होगा। राउंड 3 में अगर आप जाते हैं और स्टे वैकेंसी की चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले तक आप अगर अपनी सीट छोड़ते हैं तब यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ साथ आपको 50% फीस का लॉस होगा और स्टे राउंड में अगर आप अपनी सीट छोड़ते हैं तो कंप्लीट लॉस हो जाएगा, टोटल ट्यूशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट ये सब चली जाएगी। तो प्राइवेट कॉलेजेस में सीट छोड़ने के ये नियम है, आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। बॉन्ड भी है, जो लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस से वहाँ पे एमबीबीएस करते हैं, चाहे ऑल इंडिया कोटे से आए हों या फिर स्टेट कोटे से आए हों, तो वहाँ पे जो बॉन्ड है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि उनके लिए अनिवार्य रूप से वो बॉन्ड भरवाया जाएगा। 2 साल का सर्विस बॉन्ड उत्तर प्रदेश में एप्लीकेबल है। तो ये नोटिफिकेशन थी जो आप वेबसाइट पे जाके खुद से भी अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। काउंसलिंग के जो नियम हैं उनके बारे में जानना हमेशा फायदेमंद होता है अगर आपको अच्छी प्लानिंग करनी है। अगर गवर्नमेंट सीट के लिए प्लान कर रहे हैं तो ऑल इंडिया कोटे के साथ स्टेट को किस तरीके से बैलेंस करेंगे, इसमें भी ये काम आता है। और प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कर रहे हैं तो मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग एक साथ चल रही होती है, तो उसको बैलेंस करने में ये नियम बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये गवर्नमेंट ऑर्डर जो अभी अभी रिलीज हुआ है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है। अगली बार कोशिश करूंगा कि एक छोटा वीडियो अपने स्टाइल में आसान भाषा में प्रेजेंटेशन के साथ आप सबको दिखा दूं। तो क्या करना है आपको, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि काउंसलिंग से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कट ऑफ, फीस डिटेल्स सब कुछ लेकर मैं आता रहता हूं। जो नए दर्शक हैं उनको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजेस की राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है उस पर वीडियो बना चुका हूं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर वो कट ऑफ ऑलरेडी उपलब्ध है। प्राइवेट कॉलेज का भी कंप्लीट फीस का पैकेज या फिर जो राउंड वाइज कट ऑफ है वो वहां पे अपलोडेड है। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर मैं आपसे मिलता रहूंगा। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।